जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जून का जो पहला पार्ट था करंट अफेयर्स का, उसमें लगभग 20 सवाल हम लोगों ने देखा था। करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप लोगों को जून के जो पहले पार्ट में 20 क्वेश्चंस हमने कवर किया था वो भी मिल जाएगा। और भी जो बहुत सारे वीडियोस अभी तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा है वहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, मल्टीपल रिवीजन करते रहिएगा। आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया गया है। तो एक एक क्वेश्चन पे काफ़ी मेहनत की गई है और उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। चलिए 21 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं और लगभग पूरे जून के जो इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चंस हैं वो लगभग 42 सवालों में हम देखेंगे इसे। और जुलाई का हमने देख लिया है करंट अफेयर, अगस्त भी आप लोगों को अपडेटेड एक दो दिनों में मिल जाएंगे। तो हमारा लगभग चीज़ें ट्रैक पर है और उसके बाद मई का करंट अफेयर हम लोग जल्द देखेंगे। उसके बाद अप्रैल, और ऐसे करते हुए पीछे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे जैसे हम पीछे के महीने में जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होंगे, क्योंकि हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं पे फोकस करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जून के सेकंड पार्ट को, और ये अपना फाइनल पार्ट भी है। सवाल है, इनमें से कौन सा पहला भारतीय पोर्ट बन चुका है, यानी पहला भारतीय बंदरगाह बन चुका है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किए गए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 20 में पहुंचा है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा जितने भी पोर्ट हैं, जो भी बंदरगाहें अपने देश में बड़े बड़े कंटेनर्स को, जो भी माल आता है जहाज़ के थ्रू, जहाज़ के माध्यम से, तो वहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर जो हैं माल वहाँ के, उनको वो हैंडल करते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पोर्ट है, बंदरगाह है अपने देश का, जो विश्व बैंक के टॉप 20 कंटेनर पोर्ट के परफॉर्मेंस इंडेक्स में, परफॉर्मेंस सूचकांक में उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसमें वो टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 पोर्ट के नाम हैं, और ये जो फिगर में भी आपको दिख रहा है ये विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो आंसर है अपना सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो देखिए, ये भारत के कुल 9 बंदरगाह ऐसे हैं जो कि विश्व बैंक के टॉप 100 कंटेनर पोर्ट में इंडेक्स में अपनी जगह बना पाए हैं। कुल मिला के पूरे दुनिया में 405 इस तरीके के पोर्ट हैं जिनको उनकी इफ़िशियंसी, कितने बेहतर तरीके से वो बंदरगाहों पे सामान उतार पा रहे हैं, चढ़ा पा रहे हैं, इन आधारों पर रैंक देता है विश्व बैंक। तो यही आपको ध्यान देना है। अगर आपसे ये सवाल पूछ देगा फर्स्ट, तो वो विशाखापट्टनम है जो टॉप 20 पर आ पाया है, और बाकी ओवरऑल 9 अपने ऐसे बंदरगाह हैं जो कि टॉप 100 में जगह बना पाए हैं। बस ये 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। हाल ही में 50वां G7 समिट किस देश में आयोजन किया गया? तो 50वां जो G7 समिट है उसका आयोजन किस देश में किया गया? इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर स्पेन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इटली में आयोजित किया गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है G7 इटालिया, तो यानी इटली में किया गया है इसीलिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पर शिरकत किए थे, वो उसमें गए थे, भारत को एज ए एक्सटेंडेड मेंबर के तौर पे बुलाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जी वहाँ पर शामिल हुए थे G7 की बैठक में। अब देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये 50वीं G7 समिट है, इसमें लीडर्स ने डिसाइड किया कि उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको वो बढ़ाना चाहते हैं। वो है PGII, यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए G7 के मेंबर्स और G20 के मेंबर्स साझेदारी कर रहे हैं। अभी हम मैप में भी देखेंगे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जो आपको ध्यान देना है, वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है, परियोजना है। इसमें अगर आप देखेंगे कौन कौन सिग्नेटरी मेंबर हैं, यानी कौन कौन से देश है जो कि इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश के रूप में शामिल हैं, उसमें भारत है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, यूरोपियन यूनियन है, इटली, फ्रांस, जर्मनी और US शामिल है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं इसमें इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो IMEC के नाम से ये फेमस है। इसमें 2 कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। एक तो ईस्टर्न कॉरिडोर है, ये हिस्सा जो कि हमारे भारत से होता हुआ UAE, सऊदी अरेबिया से होता हुआ आगे बढ़ेगा, और उसके बाद इजराइल के बाद जब हम बढ़ेंगे यूरोप की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी गलियारा, नॉर्दर्न कॉरिडोर। तो एक बार हम इस मैप को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। इंडिया में 2 पोर्ट इसमें शामिल है, एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट शामिल है, कांडला पोर्ट गुजरात में शामिल है।
इन पोर्ट के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो जाबेल अली पोर्ट। अब देखिए ये सब आपको नाम पूछ सकता है, एक तरफ ज्योग्राफी का, अब आपको लगेगा कि ये एक भूगोल का ज्योग्राफी का सवाल है, लेकिन करंट इसीलिए सिर्फ 30-35 सवालों में नहीं आता है, उसका अगर आप सही में वेट देखेंगे तो वो 40-50 सवालों में मौजूद रहता है, शायद उससे भी अधिक। तो 30% से अधिक करंट अफेयर ही मौजूद होता है, बस वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से पूछा गया है। तो अगर आपसे नाम लिया जाएगा कि जबेल अली बंदरगाह पोर्ट कहाँ पर है, तो यूएई इसका आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात। फिर अल गुआफित, ये जो गुआफात जो नाम है ये भी यूएई में है। रियाद तो सऊदी अरेबिया की राजधानी है, वहाँ से ये रेल रोड से पास होगा। हराद सऊदी अरेबिया में है। हाइफा इज़राइल में है। हाइफा पोर्ट याद रखिएगा, हाइफा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी था। और ये पिराइयस, तो ये पिराइयस जो है ये भी आपका ग्रीस में है, और अल हदीथा सऊदी अरेबिया में है। तो इस तरीके से कुछ ये पास करेगा हमारा कॉरिडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और फिगर से भी, मैप से भी आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को घोषित किया है। तो ये 2025 का ईयर है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, कैमेलिड्स का मतलब जो ऊँट हैं, ऊँट की प्रजाति है, वो सब के सब कैमेलिड्स में हो जाएंगे, क्योंकि कैमल का मतलब क्या है, ऊँट है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये 2024 के लिए यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था, यानी ये जो साल अभी चल रहा है हमारा। उसके बाद ये जो बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये सन 2023 को डिक्लेयर किया गया था। और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास जो आप देख रहे हैं, कांच का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सन 2022 को डिक्लेयर किया था। तो इसीलिए 2022 क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास। 2023 क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2024 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स। और 2025 क्या है, क्वांटम, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको क्यों 2025 को घोषित किया गया है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम। तो देखिए जो ये साल है ना, ये 100 साल पूरा हो जाएगा। जर्मन के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, जो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसकी पूरी नींव रखी थी अपने रिसर्च पेपर में सन 1925 में। तो 100 साल उसके पूरे हो रहे हैं 2025 में। इसी उपलक्ष्य में इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में एक स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक ऐसी फंडामेंटल थ्योरी है फिजिक्स के अंदर जिसमें हम एटम्स के अंदर, जैसे ये आपका एटम है, बीच में आपके न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि कक्ष में, ऑर्बिट में चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो हम इस एटम के अंदर भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इन एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी नीचे हम जाके चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हम जैसे क्वार्क वगैरह उसमें आ जाता है, तो ये जो हम समझने की कोशिश करते हैं, यही आपका क्वांटम फिजिक्स का रूप है। वहाँ हम जाके ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स कैसे चल रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, प्रकृति कैसा बिहेव कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रॉवेट प्लेयर हैं जो पहली भारतीय बनी हैं अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के बाउट को जीतने वाली। तो देखिए अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप क्या है, पहले आपको बता दें। ये एक तरीके का मिक्स्ड मार्शल आर्ट है, और इस चैंपियनशिप में, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में बाउट जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी हैं, जिनको आप फोटो में भी देख रहे हैं, ये हैं पूजा तोमर जी। तो पूजा तोमर जीती हैं। ये वो भारतीय स्ट्रॉवेट खिलाड़ी हैं जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये मिक्स्ड आर्ट है, ठीक है। भारतीय स्ट्रॉवेट पूजा तोमर वह पहली मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बनी है, यानी कि शी बिकेम द फर्स्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर इस बाउट को जीतने वाली, यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में। और ये इन्होंने किसको हराया, ब्राज़ील की अमांडा डोस सैंटोस, इनको हराया है, और उसके बाद ये जीत गई हैं। अभी हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला या टर्माइट माउंट्स देखने को मिला है? तो ये देश जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत बड़ा टीला देखने को मिला जो कि दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला है, यानी कि
टर्माइट माउंड है, और ये आप फिगर में भी इसको देख सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये मिला कहाँ पर है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए जगह का नाम या कुछ भी, तो आपको पता होना चाहिए। ये मिला है, बफेल नदी है, ठीक है, बफेल नदी। ये बफेल्स नदी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के नामाकुआ लैंड में है। नामाकुआ लैंड क्षेत्र कहाँ पर है? अब ये देखिए आपके सामने मैप है, इसको मैप को थोड़ा जूम कर देते हैं। ये मैप है, मैप में ये जो दक्षिण पश्चिम, जैसे ये तो आपका पूरा अफ्रीका है, तो ये जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है नामीबिया से सटा हुआ, यही है नामाकुआ लैंड। अब देखिए ऊपर नामीबिया एन से है, तो ये मिलता जुलता नाम है नामाकुआ लैंड। और ये ऑरेंज नदी भी आप देख सकते हो, ऑरेंज रिवर भी कभी कभी पूछ देता है कौन से देश से होते हुए पास हो रहा है, तो लीसोथो से निकलता है। ये लीसोथो जो है अपने आप में एक देश है, चारों तरफ से अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बोत्सवाना। अब आप ये बताइए, कुछ दिन पहले हम लोगों ने मैप में भी देखा था, बोत्सवाना के पास कौन सा रेगिस्तान है, और जो ये फेमस रेगिस्तान है उसमें कौन सी फेमस ट्राइब या जनजाति मिलती है, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। हम लोगों ने अफ्रीका के मैप में देखा हुआ है, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी हाल ही में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई, पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन चुका है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले के रूप में? यानी विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? ऐसा करने वाला देश कौन है? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड या वियतनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो एशिया का तीसरा देश और साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन चुका है जिसने सेम सेक्स मैरिज को, यानी समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। अब वो बिल पास कर चुके हैं, जल्दी कानून वगैरह बन जाएगा, अब तक बन भी गया होगा। तो थाईलैंड ऐसा करने वाला पहला दक्षिण पूर्व देश बन जाएगा। और इसके पहले पहला देश था नेपाल, जिसने समलैंगिक विवाह को वैध माना, लीगल माना। और उसके बाद ताइवान दूसरा एशियाई देश बना था जिसने सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह को लीगल माना था। हाल ही में क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं? यानी क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, आपको ये बताना है। और ये फोटो में भी आप देख सकते हैं क्लॉडिया शेनबॉम जी को, और ये बनी हैं मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। उसके पहले मेक्सिको की, देखिए मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी। अब मेक्सिको सिटी में के जो मेयर होते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये देश का बहुत ही प्रभावशाली, मेक्सिको के देश में बहुत ही प्रभावशाली ये एक पद है। तो जो भी मेक्सिको सिटी, जो कि कैपिटल है, राजधानी है मेक्सिको की, वहाँ का कोई मेयर बनता है तो उसे माना जाता है कि भविष्य में वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये राष्ट्रपति बनने के पहले ये यहाँ पर मेयर रह चुकी हैं मेक्सिको सिटी की। और ये मोरेना पार्टी है। मोरेना एक शहर का नाम भी अगर आप लोग को याद हो वैसे भी याद कर सकते हैं। जब भी आप दिल्ली से ग्वालियर की तरफ बढ़ेंगे, चंबल घाटी पार होती मोरेना पड़ता है, तो मोरेना, धौलपुर आपका राजस्थान पड़ता है, उसके बाद मोरेना है, तो मोरेना वहाँ से भी याद कर लीजिएगा, एक थोड़ा सा याद हो जाता है। तो मोरेना पार्टी है, उसी मोरेना पार्टी के जो फिलहाल राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये 1 अक्टूबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 1 अक्टूबर से इनकी नई राष्ट्रपति जो होंगी वो होंगी क्लॉडिया शेनबॉम, जिनको आप लोग देख सकते हैं। त्रिशा जो है वो एक इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है। भारत और किस और एक देश के द्वारा मिलकर इसे तैयार किया जा रहा है? यानी तृष्णा भारत और किस अन्य देश के बीच एक अवरक्त या इंफ्रारेड पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेशन जिसे हम बोलते हैं, वो उपग्रह मिशन है। आपके सामने 4 देशों के नाम लिखे हुए हैं, फ्रांस, जर्मनी, जापान और सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। तो भारत और फ्रांस मिलकर एक सैटेलाइट, जॉइंट सैटेलाइट मिशन पर हैं, एक सैटेलाइट बना रहे हैं जो कि इंफ्रारेड आधारित होगा और हम उससे क्या देख पाएंगे? अर्थ को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अर्थ को ऑब्जर्व करने का मतलब है कितना तापमान है, कहाँ पर कितना जल है, वाटर बॉडी है, झील कितनी है, जंगल कितने हैं, इन सब चीज़ों को हम उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तृष्णा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। यही मिशन है इसरो और फ्रांस के CNES के बीच में। अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपको ये बताना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे जो 5 जून को मनाया जाता है उसका थीम या विषय क्या रखा गया है?
तो उसका विषय क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, टाइम फॉर नेचर, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, या लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट रिजिलियंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। अब आप समझ जाएंगे एक्सप्लेनेशन देखने के बाद कि ऐसा थीम या विषय क्यों रखा गया है। अच्छा, एक चीज़ और, ऊपर जो अभी हम लोगों ने देखा कि तृष्णा प्रोजेक्ट को भारत और फ्रांस ने लॉन्च किया है, साथ में वो काम करेंगे उस मिशन पर। इसी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही दोनों ही देश ने इस बात को भी लेके डिक्लेयर किया था, घोषणा किया था कि वो तृष्णा वाले सैटेलाइट मिशन पे काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आने का पूरा पूरा चांस है। देखिए, सबसे पहली बात ये देखिए कि 2024 का जो वर्ष है वो 30वां सालगिरह मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस का, और इसके साथ ही साथ द यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है UNCCD, इसकी भी 30वीं वर्षगांठ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखिए 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बहुत बड़ा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी स्टॉकहोम के स्वीडन में मानव पर्यावरण पर आयोजित की गई थी संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 5 जून 1972 को। इसलिए भी हम लोग 5 जून को 1973 से हमेशा मनाते आ रहे हैं विश्व पर्यावरण के रूप में। और पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो था 5 जून 1973, और उस समय जो स्लोगन या नारा दिया गया था वो था ओनली वन अर्थ, यानी सिर्फ एक पृथ्वी है। और ये जो 5 जून था इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस जिसे हम मनाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था एक पेड़ माँ के नाम। और इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इंदौर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 11 लाख पौधों को एक दिन में ही लगाकर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये प्रधानमंत्री जी का फोटो आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा को लगाएगा, अपने देश में स्थापित करेगा? विश्व का सबसे बड़ा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी डिजिटल कैमरा कौन सा देश स्थापित करेगा, ये आपको बताना है। पेरू, चिली, इक्वाडोर या कोलंबिया? सारे के सारे दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिली में। और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं उस कैमरे का जो वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अब हम कारण थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, चिली क्यों इतना प्राइम लोकेशन पड़ जाता है? क्योंकि वो दुनिया का सबसे सूखा, सबसे शुष्क रेगिस्तान वाला एरिया है, यानी वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट है इस पूरे धरती का, अटाकामा रेगिस्तान यानी अटाकामा डेजर्ट। अब अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दुनिया का सबसे ड्राई होने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई नमी न के बराबर होगी, बारिश कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें बादल नहीं मिलेंगे, आसमान खुला हुआ मिलेगा। आसमान खुला हुआ मिलेगा, किसी भी तरह की कोई ज़्यादा हवा का मूवमेंट नहीं अगर देखने को मिल रहा है, तो हमें आसमान खुला होने का मतलब है कि रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे सटीक मिलेगी। तो हमें कोई भी वहाँ पे अगर बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा के बाहर की दुनिया ब्रह्मांड को समझना होगा, तो सबसे अच्छा लोकेशन हमारे पास अटाकामा रेगिस्तान है। इसलिए इंडिया में भी लद्दाख में ही आप देखेंगे सबसे ज़्यादा टेलीस्कोप लगा के इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। ये कुछ पॉइंट था, इसको ध्यान रखना था आपको। और ये काफ़ी हाई रिजोल्यूशन का टेलीस्कोप है, 3.2 गीगापिक्सल, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है ये। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ये किस देश की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? उस देश के आर्मी में महिला ब्रिगेडियर बनी है माइनॉरिटी कम्युनिटी से, यानी हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश की सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है, ये आपको बताना है। अब ये पीछे का फ्लैग देख के तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर है पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, ये पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर नहीं है। पाकिस्तान में हाल ही में एक लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंची हैं महिला, जो कि रिटायर्ड हुई हैं। ये पहली महिला ब्रिगेडियर हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से, यानी कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय से कोई महिला ब्रिगेडियर बनी है, तो वो हैं हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। और नाम से ही आप समझ गए होंगे ये क्रिश्चियन महिला हैं, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, तो इनको ध्यान दीजिएगा।
कौन से देश के एक कॉस्मोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, ओलेग कोनोनेंको इनका नाम है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने रिकॉर्ड ये बनाया है कि ये पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन लगातार समय बिताया है। तो आपको बताना है कि कौन से देश के ये एस्ट्रोनॉट हैं। जर्मनी के हैं, रशिया के हैं, यूएस के हैं या फिर फ्रांस के हैं। तो ये हैं रशिया के एस्ट्रोनॉट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर इन्होंने 1000 दिन लगातार बिताया है और ये अब पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 साल से ऊपर का समय वहाँ पर एक लगातार बिताया है स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो रॉसकॉस्मोस के एस्ट्रोनॉट हैं ये। रॉसकॉस्मोस इसलिए क्योंकि रशिया की जो स्पेस एजेंसी वो रॉसकॉस्मोस है और ये इनका नाम है ओलेग कोनेंको, जो कि इस समय वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर काम कर रहे हैं और 1000 दिन इन्होंने बिताया है अंतरिक्ष में। अब देखिए, रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। उसके बाद इंडिया का तो इसरो है। जापान का नाम है जाक्सा, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। यूएस में एक नासा है और उसके बाद यूरोप का एक अलग है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कनाडा का एक अलग है, कनाडियन स्पेस एजेंसी। तो ये कुछ एजेंसीज के नाम हैं। और चाइना का जो है चाइना स्पेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक नाम है, चाइना का अपना है। तो इस तरीके से कुछ देशों के नाम हैं जो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। शेख सबाह खलीद अल सबाह कौन से देश के नए युवराज यानी कि क्राउन प्रिंस घोषित हुए हैं, आपको बताना है। यूएई के, कुवैत के, बहरीन के या फिर कतर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुवैत। कुवैत के ये नए युवराज नामांकित हुए हैं और कुवैत में इनका जन्म 1953 में हुआ था। शेख सबाह अल खलीद अल सबाह जो हैं, इन्होंने बीए कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस से कुवैत यूनिवर्सिटी से। तो ये तो बस इसी तरह से था, मेन आपको बस इनका नाम याद रखना है, शेख सबाह खलीद अल सबाह। और ये जो हैं ये नए क्राउन प्रिंस बने, युवराज बने हैं कौन से देश के? कुवैत के। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या है, आपको ये बताना है। यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या है, आपको बताना है। हर साल इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को हम लोग 7 जून को मनाते हैं। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, यानी खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। और हर साल 7 जून को हम इसे मनाते हैं। 1 और 2 जून 2024 को कौन सी राज्य सरकार ने भारत के पहले एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट यानी भारत के पहले खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश ने किया, अरुणाचल प्रदेश ने किया, सिक्किम या फिर उत्तराखंड ने इसका आयोजन किया नक्षत्र सभा का, जो कि भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट है, यानी भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड ने 1 और 2 जून को भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा का आयोजन किया। ये आप देख सकते हैं फिगर में। और ये कहाँ पर आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया मसूरी में, जिसे हम पहाड़ियों की रानी यानी क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं मसूरी को, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में कौन से बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व में भारत का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है? यानी हाल ही में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, या सुंदरबंस इसका आंसर होगा जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इसका राइट आंसर है ए, राजाजी नेशनल पार्क या फिर राजाजी बाघ अभयारण्य, राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। अब देखिए, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बिल्कुल ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि 2 लोगों के नाम हैं, जयधर गुप्ता और विजय धसमाना। जयधर गुप्ता और विजय धसमाना, इन दोनों ही लोगों ने मिलकर लगभग 35 एकड़ के प्राइवेट जंगल जिसका नाम है राजाजी रघाटी बायोस्फीयर यानी राजाजी रघाटी बायोस्फीयर रिजर्व बोल लीजिए या संरक्षित जैव मंडल बोल लीजिए, उसकी स्थापना इन्होंने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी बाघ अभयारण्य राजाजी टाइगर रिजर्व में किया। और यही नहीं, इसके अलावा ये दूसरा भी बायोस्फीयर रिजर्व कोयना नदी के पास में कर रहे हैं, जो कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। तो अगला जब आपको प्राइवेट इस तरह का न्यूज़ आएगा कि किसने जैव मंडल, प्राइवेट या निजी जैव मंडल
की स्थापना, दूसरी जैव मंडल की स्थापना की है, दूसरी निजी जैव मंडल यानी कि सेकेंड प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जो कि पुणे के पास में है और कोयना नदी यहाँ से गुजरती है। और ये जो रघाती नदी आप सुने हैं, ये वही नदी का आप रिवर बेड देख सकते हैं, रघाती नदी का, जो कि बीचों बीच राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है। कौन से डेट पे वर्ल्ड ओशियंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं? तो विश्व महासागर दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं, किस तिथि को इसका आयोजन किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 जून। अब देखिए क्या होता है, इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से दिन है, दिवस है और क्या हम मनाते हैं, तो कभी कभी वो हमें लगता है कि इन्वायरमेंट का दिन है, लेकिन वो इसी तरह के करंट से उठा के उसे पर्यावरण का भी बना दिया जाता है प्रश्न। इसीलिए करंट को खूब ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि आप 30% क्वेश्चंस पे अपनी कमांड को बना रहे हैं। और इसके थीम की अगर हम बात करें तो जो इसका विषय था वो था नई गहराइयों को जगाना, यानी अवेकन न्यू डेप्थ्स। ये ध्यान रखना है आपको। हाल ही में कौन भारतीय नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, आपको बताना है। आप इनको देख सकते हैं फिगर में। अनामिका बी राजीव है इनका नाम, प्रेरणा देवस्थली है, शालिजा धामी है, या फिर दीपिका मिश्रा है? तो इनका आंसर है, इनका जो नाम है वो है अनामिका बी राजीव। तो अनामिका बी राजीव जो कि अभी सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट से अभी इनका ट्रेनिंग पूरा हुआ है, और ये सामने वाइस एडमिरल जी हैं। तो ये यहाँ पे इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो सब लेफ्टिनेंट तमिलनाडु के रानीपेट जिले के अराकोणम में नौसेना वायु स्टेशन INS राजली में आयोजित की गई पासिंग आउट परेड के दौरान सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। प्रियंका जरकी होली, जो कि चिकोड़ी से पहली सबसे कम उम्र की ट्राइबल महिला बनी है, सांसद बनने वाली महिला बनी है, और ये अनरिजर्व्ड सीट से इन्होंने जीता है। वैसे देखिए, रिजर्व सीट से जो ट्राइबल महिलाएं अभी तक जीत के आई हैं उसमें इनका रिकॉर्ड नहीं है। देश आज़ादी के बाद से जो अनरिजर्व्ड सीट है वहाँ से कोई सबसे कम उम्र की ट्राइबल महिला हैं, अगर कोई अनारक्षित सीट से संसदीय चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो आदिवासी महिला हैं, उनमें इनका रिकॉर्ड बन चुका है, प्रियंका जरकी होली जी का। और आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से चुनाव जीत के लोकसभा का पहुंची हैं, सांसद बनी हैं। उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, या फिर केरल से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और ये प्रियंका जरकी होली जी को आप इमेज में देख सकते हैं। कर्नाटक से इन्होंने अनारक्षित सीट से चुनाव जीता, और अनारक्षित सीट से सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद के रूप में ये जीत कर आई हैं, और इनका रिकॉर्ड बना है। हर साल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हर साल किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाता है? देखिए, हमने पीछे क्या देखा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। उसके बाद इसमें जोड़ लीजिए जो हमने पीछे देखा, वर्ल्ड ओशियन डे, महासागर दिवस 7 जून को, 7-5 होता है 12 जून। और इसीलिए इस तरह से मैंने प्रश्न आप लोगों के लिए लगाया है, अरेंज किया है कि 12 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7-5-12 जून इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाता है। अब इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि इस साल हम 25वां सालगिरह मना रहे हैं। एक ILO कन्वेंशन को हमने अपनाया था जिसका नाम था ILO कन्वेंशन नंबर 182, और ये किस पर था? ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पे आधारित एक कन्वेंशन था ILO का, जिसका नंबर था ILO नंबर 182। और ये हमने जो कन्वेंशन अपनाया था वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर पे, ये 1999 में अपनाया था। 2020 में ये पहला ILO कन्वेंशन बना था जो यूनिवर्सली रेटिफाइड हुआ था, यानी लगभग जितने भी देश ILO के मेंबर हैं उन सभी ने, सारे के सारे ILO के मेंबर देशों ने इस कन्वेंशन को अपनाया था। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसमें भारत की क्या रैंक है आपको बतानी है।
यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 129 हमारी रैंक है। अब इसमें कुछ डिटेल है वो देख लीजिए। 2023 में हमारी 127 रैंक थी, तो 2 रैंक हम लुढ़के हैं और 2024 में हम 129वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। अब इसमें देखिए 4 प्रमुख आयाम होते हैं, 4 प्रमुख डायमेंशन होते हैं जो आपको ध्यान देना है। हो सकता है एमसीक्यू में आपसे ये पूछ दे एग्ज़ाम में कि कौन सा डायमेंशन, कौन से जो प्रमुख इसमें आयाम हैं वो शामिल नहीं है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, यानी आर्थिक भागीदारी और अवसर देखा जाता है महिलाओं का। एजुकेशनल अटेनमेंट, उनको शिक्षा का अवसर कितना प्रदान किया जाता है वो देखा जाता है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, उनके स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता पर ध्यान दिया जाता है इस इंडेक्स में, सूचकांक में। और उनके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को देखा जाता है, यानी उनकी राजनीति सशक्तिकरण को ध्यान में रखा जाता है। और आखिरी सवाल है अपना जून का कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि याले सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें भारत का क्या स्थान है, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 150, 161, 176 या 180? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का स्थान है 176। एस्टोनिया जो है वो इस इंडेक्स को लीड कर रहा है, क्योंकि उसने अपने यहाँ जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको 60% के आसपास कम किया 1990 के लेवल के हिसाब से। और भारत का जो कमिटमेंट है, भारत प्रतिबद्ध है नेट जीरो इमिशंस करने का 2070 तक, यानी भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इस तरीके से हमारा 2 पार्ट में जून करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। अगस्त का जो बचे हुए 20 तारीख के बाद के एक हफ्ते के करंट अफेयर हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर एक साथ वो अगले 11 दिन का मिल जाएगा और कंबाइंड उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हर बार जैसे वहाँ से आप लोग परचेस कर लेते हैं, ग्रुप में जाके उसको ज्वाइन करके देख लीजिएगा। और उसके बाद हम मिलते हैं उस मई के करंट अफेयर्स में। अब जून अपना हो गया तो मई पे अपना फोकस होगा। 15 सितंबर तक हम लोगों का टारगेट है कि करंट अफेयर्स आपका लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बस अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। अभी मैप पे भी वीडियो आप लोगों को, यूरोप का मैप है उस पर भी जल्द वीडियो मिलेगा, और भी कई सारे एमसीक्यू वगैरह है जो हम डिटेल में देखेंगे। वहाँ से आपका अच्छा खासा रिवीजन होगा। जो भी लोग टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, जो भी शेड्यूल बताया जा रहा है उसके हिसाब से बढ़ते रहिए। आने वाले समय में हम 2-3 दिन का भी शेड्यूल हम लोग देखेंगे, जिसमें हमारा टारगेट होगा कि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को कैसे कैसे कंप्लीट करना है। माइक्रो टॉपिक जो आप लोगों को मिल रहा है उससे ये एक फ़ायदा है कि माइक्रो टॉपिक से आप लोगों को जो छोटे छोटे अंदर हेडिंग होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो कंप्लीट करके समझने में आप लोगों को फ़ायदा होगा कि वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और भी कुछ पूछना है, किसी भी टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।